Question number 271. What nursing intervention will be most effective to help relieve the anxiety of a young school age child during post operative period? कि क्या नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे एक यंग स्कूल एज चाइल्ड को एनजाइटी को रिलीव करने में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में? ऑप्शन फर्स्ट, एनकरेजिंग द चाइल्ड टू टॉक अबाउट फीलिंग्स, कि बच्चे को एनकरेज करे, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें. ऑप्शन सेकंड, हैविंग द चाइल्ड एंड अ पेरेंट अ रूम टुगेदर. ऑप्शन थर्ड, टेलिंग द चाइल्ड अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड विद सिमिलर सर्जरी. एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद स्टेराइल ड्रेसिंग इक्विपमेंट्स एंड अ डॉल. सो एक यंग स्कूल एज चाइल्ड है, पोस्ट ऑपरेटिवली नर्स के पास आया, तो उसकी एनजाइटी को रिलीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इफेक्टिव वे क्या होगा? तो अगर आप डायरेक्ट बच्चे को एनकरेज करने की कोशिश करते हो कि अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए, तो पोस्ट ऑपरेटिवली बच्चा नहीं बता पाएगा. ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट. पेरेंट्स और चाइल्ड का रूम टुगेदर होगा, तब भी कोई ऐसा स्पेसिफिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. टेलिंग अ चाइल्ड स्टोरी अबाउट अ सिमिलर सर्जरी, सेम स्टोरी बताओगे किसी और बच्चे की उसी सर्जरी के बारे में, तो बच्चे के अंदर और ज़्यादा ईगोसेंट्रिक हो सकता है या उसके अपने एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, कि बच्चे को एक स्टेराइल ड्रेसिंग इक्विपमेंट दिया जाए सिमिलर टू प्रोसीजर इक्विपमेंट्स. अगर हम बच्चे को देते हैं तो ये थेराप्यूटिक अप्रोच होती है बच्चे को वर्बलाइज कराने के लिए, उसकी फियर और उसकी एनजाइटी को वर्बलाइज कराने के लिए. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ. Moving on to the next question, 272. The school nurse is planning to teach a class about nutrition. Which age group will be most receptive to this information? कि एक स्कूल नर्स है जो एक क्लास को न्यूट्रिशन के बारे में टीच कर रही है, तो कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा नर्स की टीचिंग से? ऑप्शन फर्स्ट 6-year-old चिल्ड्रन, ऑप्शन सेकंड 8-year-old, ऑप्शन थर्ड 11-year-old एंड ऑप्शन फोर्थ 15-year-old. 6-year-old स्टूडेंट्स जस्ट एंटर द स्कूलर एज ग्रुप. तो इन्होंने स्कूलर एज ग्रुप अभी एंटर किया है, स्कूलर एज ग्रुप के डेवलपमेंट गोल्स की तरफ एंटर किया है, तो बच्चा इतनी इन्फॉर्मेशन को अभी कैप्चर नहीं कर पाएगा, उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में. ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन में दिया है 15-year-old चिल्ड्रन. 15-year-old एडोलसेंट्स एज ग्रुप के अंदर आ गए हमारे, मिड एडोलसेंट, लेट एडोलसेंट. वहाँ पर बच्चा पहले अपने पीयर ग्रुप्स के साथ डिस्कस करेगा, उसके बाद ही डिसीजन लेगा कि उस न्यूट्रिशन पर वो जाए या ना जाए. ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड में दिया है 11-year-old चिल्ड्रन. 11-year-old चाइल्ड हमारा प्री एडोलसेंट एज ग्रुप में आता है. यहाँ पर बच्चे के अंदर अभी इंडिपेंडेंस देखने को मिली है, इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई है बच्चे में, तो मैक्सिमम केस के अंदर क्या होगा कि बच्चा रेबल होगा हमारा, जो भी इंफॉर्मेशन स्कूल नर्स देगी उसके अपोजिट जाने की कोशिश करेगा. ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड. 8-year-old चाइल्ड मेनली हमारा स्कूल एज चिल्ड्रन ज़्यादातर मोस्ट रिसेप्टिव होते हैं. कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम उसको देते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. वहाँ पर बच्चा सेंस ऑफ इंडस्ट्री और अकॉम्प्लिशमेंट की स्टेज में है. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 273. Obesity in children is an ever increasing problem. What should a nurse consider before confronting the problem with individual children? बच्चों के अंदर ओबेसिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो नर्स कन्फ्रंट करने से पहले बच्चों में क्या कंसिडर करेगी प्रॉब्लम से रिलेटेड? ऑप्शन फर्स्ट, enjoyment of specific foods is inherited. Option second, childhood obesity is not usually a predictor of adult obesity. Option third, children with obese parents and siblings are destined for obesity. And option fourth, familial and cultural influences are deciding factors in eating habits. सो ओबेसिटी एक एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम बच्चों के अंदर, तो नर्स बच्चों को कन्फ्रंट, इंडिविजुअल चिल्ड्रंस को कन्फ्रंट करने से पहले क्या कंसिडर करेगी? ऑप्शन फर्स्ट में दिया इंजॉइंग ऑफ स्पेसिफिक फूड इज इनहेरिटेड, कि बच्चा कौन से फूड को इंजॉय करेगा वो इनहेरिटेड होगा. बिल्कुल गलत है. बच्चा अपने फूड को अपने अकॉर्डिंग इंजॉय करता है, लेकिन ओबेसिटी माइट बी रिलेटेड टू इनहेरिटी.
लेकिन अगर स्पेसिफिक फूड्स की इंजॉयमेंट की बात करें तो वो इनहेरिटेड नहीं होता, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सेकंड इज चाइल्डहुड ओबेसिटी इज नॉट यूजुअली अ प्रिडिक्टर ऑफ अडल्ट ओबेसिटी, ये भी हमारा रॉन्ग है। चाइल्डहुड ओबेसिटी यूजुअली प्रिडिक्टर होता है अडल्ट ओबेसिटी के। ऑप्शन थर्ड, चिल्ड्रन विद ओबीज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर डेस्टाइंड फॉर ओबेसिटी, कंप्लीट डेस्टाइंड नहीं होते। हाँ, मैक्सिमम केस में देखने को मिलता है कि अगर ओबीज पेरेंट है तो बच्चा भी ओबीज हो, लेकिन डेस्टाइंड नहीं है, हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, फैमिलियल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर डिसाइडिंग फैक्टर इन ईटिंग हैबिट्स, कि फैमिली और कल्चर के अंदर जैसी ईटिंग हैबिट्स चल रही है वही डिसाइडिंग फैक्टर हो गए बच्चों की ईटिंग हैबिट्स को लेकर, जिसकी वजह से ओबेसिटी देखने को मिल सकती है बच्चों में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question, 274. An 11-year-old child has gained weight. The mother tells a nurse that she is concerned that her child, who loves sports, may become obese. What is the nurse's most appropriate response? Suggest an increase in activity, encourage a decreased calorie intake, explain this is expected during pre-adolescence, and option fourth, discuss the influence of genetics on weight gain. सो एक 11 साल का बच्चा है जिसके अंदर वेट गेन हुआ है, तो मदर कंसर्न है इस बात को लेकर क्योंकि बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है और अगर बच्चे का वेट गेन हुआ है तो बच्चा ओबीज हो सकता है, ये मदर का कंसर्न है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या होगा नर्स का? मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स विल बी एक्सप्लेन दिस इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्री एडोलेसेंस। बच्चे की एज ग्रुप बताई गई है 11 ईयर्स ओल्ड, प्री एडोलेसेंस एज ग्रुप के अंदर है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है इस एज ग्रुप में। जब बच्चा अपनी ग्रोथ स्पर्ट पर होता है, ग्रोथ पीक पर जाने लगेगा, प्यूबर्टी एज के अंदर जाने लगेगा, तो वहाँ पर बच्चा ज़्यादा कैलोरी इनटेक रखता है अपनी, जिसकी वजह से वेट गेन देखने को मिल सकता है बिना ओबीज हुए। जब तक बच्चा एक्टिव रहेगा तब तक वो हाई कैलोरी के साथ वेट गेन करता रहेगा बिना ओबीज हुए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 275. A 7-year-old child is admitted for surgery. What is essential preoperative nursing intervention? एक 7 साल का बच्चा एडमिट हुआ है सर्जरी के लिए, तो एसेंशियल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, अलाउ अ फेवरेट टॉय टू रिमेन विद द चाइल्ड। ऑप्शन सेकंड, डॉक्यूमेंट द ASO टाइटर एंड C रिएक्टिव प्रोटीन लेवल। ऑप्शन थर्ड, इंस्पेक्ट द चाइल्ड्स माउथ फॉर लूज टूथ एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। एंड ऑप्शन फोर्थ, encourage a parent to stay until the child leaves for the operating room. 7 साल का बच्चा है, स्कूल एज ग्रुप चाइल्ड है हमारा, सर्जरी से पहले क्या एसेंशियल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा? कि बच्चे को फेवरेट टॉय दिया जाए, जो टॉय बच्चे के साथ रहे, तो ये हमारा कंफर्टिंग जेस्चर होगा, बच्चे को कंफर्ट होगा, लेकिन एसेंशियल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है। ऑप्शन सेकंड, डॉक्यूमेंट द चाइल्ड्स ASO टाइटर एंड C रिएक्टिव प्रोटीन लेवल। सर्जरी से पहले ASO टाइटर और C रिएक्टिव प्रोटीन लेवल को देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड में दिया, इंस्पेक्ट द चाइल्ड्स माउथ फॉर लूज टूथ एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। अब इस एज ग्रुप के अंदर बच्चे में लूज टूथ देखने को मिलते हैं, और अगर सर्जरी से पहले बच्चे के अंदर लूज टूथ प्रेजेंट है तो सर्जरी के दौरान वो लूज टूथ बच्चे के एयरवे में जा सकते हैं, बच्चे के माउथ से एयरवे में जाएंगे और ऑब्स्ट्रक्शन करा देंगे एयरवे की, जिसमें बच्चे के एक सीवियर कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा कि बच्चे के माउथ को इंस्पेक्ट करें लूज टूथ के लिए और रिपोर्ट करें फाइंडिंग्स को। ऑप्शन फोर्थ में दिया, एनकरेज अ पेरेंट टू स्टे अंटिल द चाइल्ड लीव्स फॉर द ऑपरेटिंग रूम। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट जेस्चर रहेगा बच्चे के लिए, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। Moving on to the next question, 276. A 7-year-old child develops a urinary tract infection. A sulfonamide preparation is prescribed. What is the major nursing responsibility when administering this drug? कि एक 7 साल का बच्चा है जिसको UTI की कंडीशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सल्फोनामाइड प्रेस्क्राइब की गई, तो क्या मेजर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ड्रग को एडमिनिस्टर करते वक्त? ऑप्शन फर्स्ट, वे द चाइल्ड डेली बच्चे का वजन करो। ऑप्शन सेकंड, गिव द मेडिकेशन विद मिल्क, मिल्क के साथ मेडिकेशन दो। ऑप्शन थर्ड, मॉनिटर द चाइल्ड्स टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली। एंड ऑप्शन फोर्थ, एडमिनिस्टर द ड्रग एट द प्रेस्क्राइब्ड टाइम्स।
सो सल्फोनामाइड हमारी एंटीबायोटिक ग्रुप से है, बच्चे को यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड को उसके प्रेस्क्राइब्ड टाइम पर देना ज़रूरी है, खास तौर पे उसके प्रेस्क्राइब टाइम पर, साथ में उसकी डोज को भी मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सल्फोनामाइड की जैसे ही डोज थोड़ी बहुत कम होती है तो वहाँ पर बैक्टीरियाज उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने लग जाते हैं, तो उसके प्रेस्क्राइब टाइम और डोज पर देना कंपलसरी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4th। Moving on to the next question, 277. A child is admitted with a diagnosis of acute post-streptococcal glomerulonephritis. When performing a physical assessment and reviewing the child's laboratory reports, what clinical findings does the nurse expect? Select all that apply. कि एक बच्चा है जिसमें एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है, तो नर्स फिजिकल असेसमेंट कर रही है, बच्चे की लैब रिपोर्ट्स को रिव्यू कर रही है, तो क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स नर्स एक्सपेक्ट करेगी इस कंडीशन में? सेलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन फर्स्ट, हिमेच्यूरिया। अगर बच्चे को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो वहाँ पर कैपिलरीज जो होती है हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर वो डैमेज होने लग जाती है, आरबीसीज लीक करेगा, हिमेच्यूरिया देखने को मिलेगा। करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन भी साथ में लीक करने लग जाता है यूरिन के अंदर, प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ऑप्शन थर्ड, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। आइज के नीचे अंडर द आइज एडिमा देखने को मिलता है, बच्चे के अंदर नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन, इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? जीएफआर रिड्यूस होने लग जाएगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड और सोडियम का रिटेंशन होगा जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा। सबसे पहले पेरी ऑर्बिटल एडिमा, देन कंप्लीट बॉडी के अंदर। ऑप्शन फोर्थ, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी क्योंकि जीएफआर कम हो चुका है और प्रोटीन साथ में बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। लास्ट ऑप्शन फिफ्थ दिया है, स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलेगा, जीएफआर कम है, यूरिन आउटपुट कम है, बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा, हाइपरवोलीमिया में लीड्स टू हाइपरटेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Moving on to the next question, 278. When planning nursing care for a 5-year-old child with acute post-streptococcal glomerulonephritis, what should the nurse emphasize that the child and family maintain? कि एक 5 साल का बच्चा है जिसको एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, तो नर्स किस बात पर एम्फसाइज करेगी कि फैमिली को और चाइल्ड को मेंटेन करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, अ ब्लैंड डाइट हाई इन प्रोटीन। ऑप्शन सेकंड, बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 4 weeks। ऑप्शन थर्ड, आइसोलेशन फ्रॉम चाइल्ड विद इन्फेक्शंस। एंड ऑप्शन फोर्थ, डेली इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ पेनिसिलिन। तो 5 साल का बच्चा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट देना कोई भी हमारा नेसेसरी नहीं है, ब्लेंड डाइट देना ज़रूरी नहीं है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में, नॉर्मल बैलेंस डाइट भी चलती है। ऑप्शन सेकंड दिया है बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 4 weeks। बेड रेस्ट की भी, कंप्लीट बेड रेस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे के लिए। लास्ट ऑप्शन फोर्थ में दिया है इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन चलेगी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, कुछ केसेस में देखने को मिलती है, कुछ केसेस में अवॉइड भी की जाती है, लेकिन इंट्रामस्कुलर रूट से पेनिसिलिन कभी भी नहीं देंगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। बच्चे को आइसोलेट करेंगे बाकी बच्चों से जिनके अंदर इन्फेक्शन है, क्योंकि एक्यूट स्टेज के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 279. The parents of a child with acute post-streptococcal glomerulonephritis tells the nurse that they are concerned about the activity restrictions after discharge. How should the nurse respond? कि एक बच्चा है जिसमें एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है, उसके पेरेंट्स कंसर्न है बच्चे की एक्टिविटीज़ की रेस्ट्रिक्शंस को लेकर डिस्चार्ज के बाद, कि बच्चे में क्या क्या एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट करके रखनी है, कितने समय तक रेस्ट्रिक्ट करके रखनी है, इस बात को लेकर कंसर्न है, तो इस पर नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन फर्स्ट, एक्टिविटी मस्ट बी लिमिटेड फॉर 1 month। सेकेंड, द चाइल्ड शुड नॉट प्ले एक्टिव गेम्स। थर्ड, द चाइल्ड मस्ट रिमेन इन बेड फॉर 2 weeks। एंड फोर्थ, एक्टिविटी डज नॉट अफेक्ट द कोर्स ऑफ इलनेस। सो बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब अब बच्चे की कंडीशन स्टेबल हो चुकी है, जो उसकी फाइंडिंग्स है, लैब रिपोर्ट्स है, वो सब नॉर्मल रेंज के अंदर आ चुकी है, तभी बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब बच्चे के लिए कोई भी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 280. The nurse is providing instructions to a parents of a child with influenza.
विच स्टेटमेंट बाय द पेरेंट्स इंडिकेट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, कि नर्स इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है पेरेंट्स को जिनके बच्चे को इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो पेरेंट्स की कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि उनको अभी और इंस्ट्रक्शन चाहिए इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड, मतलब चारों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। ऑप्शन फर्स्ट, आई विल मैनेज द फीवर विद बेबी एस्पिरिन, कि हम फीवर को बेबी एस्पिरिन से मैनेज करेंगे। ऑप्शन सेकंड, वी विल मेक श्योर टू गेट अ फ्लू शॉट नेक्स्ट सीजन, कि फ्लू से फीवर से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ली जाए, तो बिल्कुल करेक्ट बात है हमारी। ऑप्शन थर्ड, प्रोवाइडिंग फ्लूइड्स विल हेल्प रिलीव द सिम्टम्स, अब बच्चे में फीवर डेवलप होगा, फीवर से डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ, स्टेइंग होम फ्रॉम द स्कूल विल प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज, तो इन्फ्लुएंजा हमारा मेनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टिंग फ्रॉम द सरफेस से स्प्रेड होता है, तो बिल्कुल प्रिवेंट करने के लिए डिसीज़ को बच्चे को घर पर ही रखें, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट, आई विल मैनेज द फीवर विद द बेबी एस्पिरिन, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, कि बच्चे में अगर इन्फ्लुएंजा की कंडीशन है तो खुद से कोई भी ड्रग्स नहीं देनी होती है सबसे पहली बात तो में। दूसरी बात कि बेबी एस्पिरिन दे रहे हो बच्चे के अंदर, तो एस्पिरिन फीवर को ठीक नहीं करेगी, बल्कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हमारे इन्फ्लुएंजा की कंडीशन में। यहाँ से बच्चे में हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी या हिपैटिक डिस्फंक्शंस डेवलप हो सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट।